हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 18 जुलाई को हुए सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। हमारा पहला ऑप्शन था संसाधन, दूसरा विकास, तीसरा प्राकृतिक संसाधन या चौथा इनमें से सभी। तो जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा 2, तीसरा 3 या चौथा 4। तो संसाधन 3 प्रकार की होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। हमारा अगला क्वेश्चन था कि मानव शरीर स्वयं में क्या है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है संसाधन, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक संसाधन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर स्वयं में एक संसाधन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा वायु, तीसरा मृदा या चौथा कार। तो इनमें से जो कार है वह एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी कार। हमारा अगला क्वेश्चन था कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका या चौथा रूस। तो जेम्स मिल ब्रिटेन के निवासी थे, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला ऑप्शन था लॉर्ड मिट्टू, दूसरा ऑप्शन था वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है केनिन या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन था कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन था 3 या चौथा ऑप्शन था 4। तो भारतीय इतिहास के कालखंडों को कुल 3 भागों में बांटा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि जिस देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन था कार्यपालिका, दूसरा संघवाद, तीसरा लोकतंत्र या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं उस व्यवस्था को हम लोग संघवाद कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी संघवाद। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे देश में कौन सी शासन पद्धति को अपनाया गया है। पहला ऑप्शन है संसदीय, दूसरा ऑप्शन है एकात्मक, तीसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक या चौथा ऑप्शन था सभी। तो हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, इसलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए संसदीय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था 6। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन था कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखें। तो इसका सही आंसर था कि हमारे चारों ओर नजर आने वाली वह वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो इसका सही आंसर था कि वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होता और कम समय में पुनः उपयोग बना लिया जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा आदि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि
संविधान में दिए गए किन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के नाम लिखें। तो इसका सही आंसर था कि संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा था सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा था संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि संविधान में वर्णित किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्य को लिखें। तो संविधान में वर्णित 2 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। पहला, संविधान का पालन और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। और दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है। तो इसका सही आंसर था कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पत्रों, पांडुलिपियों आदि को सुरक्षित रखना आवश्यक है। यह रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इन दस्तावेजों में सरकारी निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, संधि पत्र, सर्वेक्षण के आंकड़े आदि होते हैं। इससे सुरक्षित रखने के बाद कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकता है। इन सामग्रियों को अभिलेखागार में ही रखा जाता है, अतः अभिलेखागार आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।